लास्ट लेक्चर में हमने बीटा स्पेक्ट्रम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिस्कस किया था। यानी एक्सपेरिमेंटली जो बीटा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ उसकी क्या क्या खास बातें थी वो हमने देखी। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल बीटा रे स्पेक्ट्रम था, ये स्पेक्ट्रम थ्योरी से मैच नहीं कर रहा था। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, यानी हम बीटा डिके के कंसर्न में ही बात कर रहे हैं। तो क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस थे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं वो सही चीज़ होती है। हो सकता है हमारी थ्योरी जो हम सोच रहे हो उसका सोचने का तरीका गलत हो हमारा, लेकिन एक्सपेरिमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कभी भी अगर सही ढंग से मेजर किए गए हैं तो वो गलत नहीं होते। तो थ्योरी में और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था, विरोधाभास आ रहा था। अब वो विरोधाभास क्या था वो चीज़ हम देखते हैं। तो पहला जो विरोध कॉन्ट्राडिक्शन था नंबर 1, वो ये था कि बीटा डिके का जो स्पेक्ट्रम था, जो पिछले पीडीएफ उसमें मैंने बताया था, ये जो स्पेक्ट्रम है ये कैसा स्पेक्ट्रम है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। यानी मैक्सिमम एनर्जी से लेकर मिनिमम एनर्जी तक कुछ भी एनर्जी संभव है बीटा रेज की। जो बीटा रेज एमिट होती हैं न्यूक्लियस से, उनकी जो एनर्जी है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल फिक्स इस एनर्जी की बीटा रेज एमिट होंगी। कोई भी किसी भी एनर्जी की बीटा रेज एमिट हो सकती है। अब आते हैं हम थ्योरी पर। तो थ्योरी क्या कहती है, जब भी बीटा रेज कब एमिट होती हैं, जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती है या नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में आती है, तो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो बीटा रेज एमिट करती हैं। तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स हैं। एक जैसे एक एनर्जी लेवल यहाँ है, जैसे एटम में एनर्जी लेवल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, तो किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो चूंकि हर एनर्जी लेवल के बीच में एक फिक्स एनर्जी गैप होता है, तो जब भी कोई न्यूक्लियस किसी एनर्जी लेवल से नीचे वाले दूसरे एनर्जी लेवल में आएगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की बीटा रेज ही एमिट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है हमको। यानी किसी भी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कोई भी एनर्जी बीटा रेज की हो सकती है। बट थ्योरेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एक फिक्स एनर्जी गैप होता है। तो जब एनर्जी न्यूक्लियस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी की ही बीटा रेज एमिट करेगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसको मैं रीड करता हूँ। द बीटा पार्टिकल्स इन बीटा डिके गिव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसा हमने पहले देखा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है एक्सपेरिमेंटली, विच इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद यूजुअल कंटेंशन। ये जो हमारी थ्योरी है उससे कॉन्ट्राडिक्शन करता है। किस वजह से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास होता है, दैट द न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ इट्स डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। न्यूक्लियस की बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स होती हैं, तो किसी भी स्टेट में हो सकता है वो न्यूक्लियस। तो जब अगर अनस्टेबल है वो तो नीचे वाली स्टेट में आएगा, उसमें भी अनस्टेबल है तो फिर और नीचे वाली में आ जाएगा। तो जब भी वो ट्रांजिशन होगा न्यूक्लियस का हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी।
तो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। एंड व्हेन एनी इंटरनल रीअरेंजमेंट यानी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ए डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी शुड बी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। तो एक फिक्स डिस्क्रीट मीन्स एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की बीटा रेज ही एमिट होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर स्टेट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है, हमें जो बीटा स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो पहला विरोधाभास तो यही हो गया, ये फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आते हैं दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन पर। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जैसे स्पेक्ट्रम आपने देखा था, स्पेक्ट्रम में आप देखिए ये मैक्सिमम एनर्जी है बीटा रे की, लेकिन ये इसमें बीटा रेज के जो पार्टिकल्स मैक्सिमम एनर्जी की जो होते हैं उनकी संख्या कम है। मैक्सिमम संख्या क्या है, मैक्सिमम संख्या यहाँ पर एमिट हो रही है। बीटा रेज के जो मैक्सिमम नंबर है, नंबर ऑफ बीटा रेज, वो इस एनर्जी की है, और ये एनर्जी लगभग मैक्सिमम एनर्जी की 1/3 है। एक हम लाइन यहाँ खींच लें तो इसको पूरी एनर्जी को 0 से मैक्सिमम तक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो मैक्सिमम जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते थे, बीटा रेज एमिट होती हैं, वो जितनी बीटा डिके में एनर्जी रिलीज होती है, बीटा डिके में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, हम अगर जिस न्यूक्लियस का डिके हो रहा है उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में डिके हो रहा है वो बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के मास डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये मैक्सिमम एनर्जी होती है। यानी बीटा रेज जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी बीटा रेज की, वो दोनों पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के मास डिफरेंस के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी की बीटा रेज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो मैक्सिमम बीटा रेज एमिट हो रही है, वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/3 एनर्जी की एमिट हो रही है। ये नंबर ऑफ बीटा रेज किस एनर्जी की एमिट हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी की 1/3। तो हम इन्हीं बीटा रेज की बात करें अगर हम, तो केवल 1/3 टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई बीटा डिके में, उसको 1/3 एनर्जी से बीटा रेज एमिट हो गई, बाकी की 2/3 एनर्जी कहाँ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है वो वायलेट हो रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम बीटा रेज है वो जो एनर्जी बीटा डिके में रिलीज हुई उसकी 1/3 एनर्जी को लेकर एमिट हो गई, 2/3 एनर्जी कहाँ गई। तो इसी को मैं इस कॉन्ट्रडिक्शन को वापस पढ़ता हूँ। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी बीटा रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, is not equal to the difference between energy of parent and daughter nuclei। बीटा डिके में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के मास डिफरेंस के को c² से मल्टीप्लाई कर दें तो उस उतनी जो एनर्जी रिलीज होगी उतनी मैक्सिमम एनर्जी की बीटा रेज एमिट हो सकती हैं और होती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बीटा रेज एमिट हो रही है, पीक जो आ रही है हमारी, वो 1/3 एनर्जी पर आ रही है। द एवरेज एनर्जी ऑफ द एमिटेड पार्टिकल्स, एवरेज में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, 1/3 ऑफ दी मैक्सिमम एनर्जी। बीटा डिके में जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट होनी चाहिए थी उसकी 1/3 एनर्जी के ही मैक्सिमम पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द एनर्जी सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। 2/3 एनर्जी कहाँ चली गई, खत्म, गायब हो गई। गायब तो हो नहीं सकती, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल्स को वायलेट कर रही थी। यानी एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर भी। थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन है, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा रेज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फर्मियंस, और फर्मियंस की स्पिन कितनी होती है, 1/2। यानी किसी भी न्यूक्लियस से अगर कोई बीटा पार्टिकल एमिट होता है, 1/2 स्पिन लेके एमिट होता है,
तो उस न्यूक्लियस यानी जो पेरेंट न्यूक्लियस है उससे एमिट हो रहा है और डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है। तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के जो स्पिन में जो चेंज होना चाहिए वो 1/2 का ही चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यानी बीटा पार्टिकल है वो हाफ स्पिन लेके एमिट हो गया। तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के स्पिन में जो चेंज होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 1/2। लेकिन ये देखा गया कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई था और जो डॉटर न्यूक्लियाई बना, जो डॉटर न्यूक्लियाई था उसका स्पिन या तो पेरेंट न्यूक्लियाई के बराबर ही रहा, सेम रहा, या अगर चेंज आया तो 1 का, इंटीग्रल का 1 का आया, हाफ का चेंज नहीं आया। तो यहां पर भी स्पिन क्या होती है, स्पिन को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन हो गया। यानी इसको मैं रीड करता हूं सेंटेंस को, द बीटा पार्टिकल्स आर फर्मियोस, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो फर्मियोस है, हैविंग स्पिन 1/2। जितने भी फर्मियोस है ओमेगा को छोड़कर, ओमेगा की स्पिन 3/2 होती है, बाकी सभी की 1/2। हैंस व्हेन दे आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई, किसी न्यूक्लियस से अगर कोई बीटा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है, दे शुड चेंज द न्यूक्लियर स्पिन बाई 1/2। तो जो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो स्पिन में जो चेंज हुआ है वो 1/2 का ही होना चाहिए। बट इट वॉज फाउंड दैट न्यूक्लियाई विद विच हैड एन इंटीग्रल इन स्पिन आइदर रिमेन्ड विद द सेम स्पिन, यानी किसी न्यूक्लियाई का मान कोई इंटीग्रल स्पिन है 0, 1, 2 कुछ भी है, तो या तो डिके के बाद भी वो सेम स्पिन रहा, रिमेन्ड विद द सेम स्पिन, और एन इंटीग्रल चेंज, या इंटीग्रल चेंज हुआ, या तो 0 का चेंज हुआ या 1 का, इस 2 का, इस तरह से ये चेंज हुए, हाफ का चेंज नहीं हुआ इन द स्पिन वॉज फाउंड आफ्टर द डिके, आफ्टर द बीटा डिके। Thus the law of conservation of angular momentum is violated। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, स्पिन को हम एंगुलर मोमेंटम ही बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ही स्पिन होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन हो गया है यहाँ पर। अब लास्ट जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस पर आते हैं हम। मान लीजिए मैं एक, ये न्यूक्लियस है, ये मैंने जो बनाया है डॉट, इसका बीटा डिके हो रहा है, तो बीटा डिके होगा तो क्या होगा, एक इसमें से बीटा पार्टिकल, सॉरी इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल निकला, तो ये 2 बॉडी प्रोसेस है, न्यूक्लियस में जो बीटा पार्टिकल इधर निकला, तो जो न्यूक्लियस है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द लीनियर एंगुलर मोमेंटम। ये रेस्ट में था, इसमें से जैसे आप देखते हो कि किसी बंदूक में से, पिस्टल में से गोली फायर की, वो पहले रेस्ट में थी, जैसे ही फायर की तो मान लीजिए जो फायर निकला वो तो बीटा पार्टिकल हो गया, और जो न्यूक्लियस जो गन है वो हमारी न्यूक्लियस है, तो वो पीछे झटका लगता है, पीछे रिकॉइल होती है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिकॉइल होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो न्यूक्लियस है ये बीटा पार्टिकल के जो डायरेक्शन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल नहीं होती, या तो इधर चली जाती है या इधर रिकॉइल हो जाती है, यानी बहुत मैक्सिमम टाइम्स ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल नहीं होती। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है उसका वायलेशन हो रहा है। तो इसको मैं रीड करता हूँ फोर्थ कॉन्ट्रडिक्शन को, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रिक्वायर्स दैट द इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल शुड मूव अपोजिट टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल को
मूव करना चाहिए, या जिस डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियस को मूव करना चाहिए in order to conserve the linear momentum. But it was observed, experimentally it was observed that most of the time it did not move opposite to the nucleus. यानी most of the time ये देखा गया कि जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस मूव हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल्स एमिट नहीं हो रहे हैं, या जिस डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियस रिकॉइल नहीं हो रहा है. दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो इससे क्या हुआ, जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व भी नहीं होगा. तो यहां पर भी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व हो रहा है वो तो सही चीज, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो देखा हमने वही बताया, लेकिन थ्योरी से यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास. थ्योरी को वायलेट कर रहा है ये प्रोसेस जो है. तो इस तरह से 4 कॉन्ट्रडिक्शन थे जो देखे गए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, बीटा डिके के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, और बीटा डिके जो हम थ्योरी हमने पढ़ी है, जो हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं उनको वो वायलेट कर रहे थे. तो ये कहते, ये था कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स इन द बीटा डिके एक्सपेरिमेंट.